सो बाकी उसके मुताबिक फिर बाकी कंपोनेंट आप उसमें ऐड कर देते हैं। सो इट इज़ यूजुअली अ सर्कल शेप, जो सेंटर में हम एक मेन सिस्टम की जो एंटिटी शो करते हैं, दैट इज लाइक अ सर्कल शेप दैट रिप्रेजेंट्स अ कंसेप्चुअल बाउंड्री दैट इनक्लोजेस अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट। मतलब ये है कि आम तौर पर हम करते क्या है, अब इसके मैं बात कर रहा हूँ साथ साथ काम की कि बनती वो कैसे है, साथ साथ कंस्ट्रक्शन की भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज और इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस हैं उनके ग्रुप्स को इनक्लोज करता है। आप यूं आसान समझ लीजिए कि डायग्राम जब बनाना शुरू करते हैं ना आप, तो सेंटर में आप सिस्टम की बाउंड्री को शो करते हैं। सेंटर में एक सर्कल होता है जो बताता है कि आपकी जो सिस्टम की जो कंसेप्चुअल बाउंड्रीज है वो क्या हैं, उसके अंदर जो इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस और एक्टिविटीज हैं आपके प्रोजेक्ट की वो किस तरह से इनक्लोज होती हैं। So the essential details of the internal structure of the system are masked in a context diagram since it is strictly a high level view of the system. इस वजह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर चूंकि सिस्टम के हम इसमें मास्क करते हैं, डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, सो इसलिए ये हाई लेवल व्यू को स्ट्रिक्टली डिफाइन करता है, व्यू करता है, प्रेजेंट करता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपने इंफॉर्मेशन हाइडिंग का पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता था कि ये जो काम आपको बताया ना, ये जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का जो बनाने का प्रोसीजर है या उसमें जो सर्कल आप ड्रॉ करते हैं, उस सर्कल का मकसद क्या है, एक्चुअली उसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। सो अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम मेक्स पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इन अ प्रोजेक्ट। अब इसको आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में ही हम लिखते हैं आमतौर पर, लेकिन बाज़-औक़ात ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में भी आता है, तो डिपेंड करता है आप किस डॉक्यूमेंट में उसको ऐड करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का मकसद जो है, मतलब जो है, वो मैंने बता दिया। सो अनलाइक अदर प्रोजेक्ट डायग्राम्स, द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज नॉट फॉर यूज बाय द इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस। ये टेक्निकल स्टाफ के लिए नहीं होती है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। इस डायग्राम का जो ताल्लुक है वो होता है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रोजेक्ट के जो स्पॉन्सर्स होते हैं ये उनके साथ इसका ताल्लुक होता है। बिजनेस रिक्वायरमेंट की बात हमने की थी, सो इसका ताल्लुक बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। सो ऑनलाइन कम्युनिटी एग्जांपल, एक ऑनलाइन कम्युनिटी की वेबसाइट है, एक सिस्टम है ऑनलाइन कम्युनिटी का, तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, आप यहां से इसको क्लियर कर लेंगे। अब देखें यहां पे ये सेंटर में जो एक सर्कल शेप्ड है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर सिस्टम्स ऑनलाइन कम्युनिटी। सो उसके बाद आपका कम्युनिटी का जो यूजर है वो रजिस्टर्ड होता है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम उनको इन्फॉर्म करता है एंड टूल्स प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट। इसी तरह जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी उसकी इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल एक्टिविटी है, ये कंपेंशंस प्रोवाइड करता है सिस्टम को, और सिस्टम उसकी स्लॉट्स ऐड करता है। सिमिलरली राइटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, ये सिस्टम को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देते हैं, सिस्टम उसको डाटा प्रोवाइड करता है। सो दैट इज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अ बिजनेस व्यू। So context diagram is actually designed especially for the business views. So when to use context diagram? कब हम इसको बनाते हैं, जरूरत कब होती है, कहां पर हमें context diagram की जरूरत पड़ती है? अभी उसमें से एक मैंने आपको हिंट दे दिया कि बिजनेस में जरूरत होती है। अब बिजनेस में भी कहां पर जाके आपको जरूरत पड़ती है, या ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जिस सिचुएशन में जाके आप लोग कहते हो कि जनाब अब यहां पे हमें context diagram की जरूरत है। So the system context diagram draws all attentions to external factors and events to consider in designing a whole set of systems restrictions and requirements. So ये सारी बात जो मैंने अभी पीछे की है ना कि एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है,
तो मैंने उसको यहाँ पे ना बेसिकली एक डेफिनेशन के अंदर कवर अप कर दिया कि जो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है ये तमाम अटेंशंस को जो कि एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और इवेंट होते हैं ये उनके साथ कंसिडर करते हुए एक पूरे सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस एंड रिक्वायरमेंट को प्रेजेंट करता है. So it is essential at the beginning of the project to help explain the project domain you are investigating. और याद रखिएगा आमतौर पर हम इसको स्टार्टिंग पे डिजाइन करते हैं. देखो आपके सिस्टम की जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो बिजनेसमैन ने करनी है ना, पैसा उसमें इन्वेस्ट होना है. तो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है जब तक वो मीट नहीं करेंगी वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा. तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का वैसे भी ताल्लुक होता है, एक्सप्लेन करता है स्टेक होल्डर्स को. एक ओवरव्यू होता है स्टेक होल्डर्स के लिए, एक्सप्लेनेशन होती है स्टेक होल्डर्स के लिए और स्पॉन्सर्स के लिए. सो इसलिए आप उसको बिगिनिंग में डिजाइन करते हैं ताकि आपकी प्रोजेक्ट की डोमेन जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट मिले. आप यूं समझ लीजिए कि आपको अंदाजा हो जाए कि आप जहां पैसा लगा रहे हैं वहां जरूरत होनी भी कि नहीं, काम करेगा भी ये प्रोजेक्ट या नहीं करेगा. So a system context diagram represents all the external components that may interact with the system, hence displays the entire software system as a unit. So आपकी जो system context diagram है ये represent करती है आपके all external components को जो interact करते हैं आपके system के साथ. So this type of chart puts the system in the middle and surrounds it with its external parts and associated entities and the surroundings. So surroundings में जो जो चीज़ें उससे रिलेट करती होती हैं, एसोसिएट करती हैं, उसका जो पार्ट बनती हैं वो तमाम हम यहाँ पे उसके साथ पुट कर देते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं. So details of the interior structure of the systems are explicitly left out. देखो हमारा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को डिजाइन करने का मतलब डिटेल्ड कंप्रीहेंसिव नहीं होती या डिटेल जो एक्सप्लेनेशन नहीं होती है. हम सिस्टम का मेजर कंपोनेंट्स को इसके अंदर कवर अप करते हैं. सो आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क्स इन अ प्रोजेक्ट ग्रेटली. आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क होते हैं ना ये उसको भी बड़े एक्सट्रीम लेवल पे रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है. रिस्क फैक्टर्स उसके अंदर व्यू किए जा सकते हैं कि यार हम यहाँ पे कोई कदम उठा रहे हैं, कोई नेगेटिव तो नहीं हो जाएगी हमारे लिए बात, या हमारे लिए कल को प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी. Since they are mostly useful for the business partners in a project, so they are very strong to support high-level design mistakes that would have otherwise cost them a plan. अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कोई मसला नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है. सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जब हाई लेवल के डिज़ाइन में जाके गलतियां होंगी, मिस्टेक्स आएंगी, तो उस वक्त फिर आपको खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा, मजीद टाइम देना पड़ जाएगा. कल को आपकी इन्वेस्टमेंट फेलियर भी हो सकती है अगर आपने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया था या डेवलप करवाया, डिजाइन ही नहीं करवाया आपने. Hence, reviewing a context diagram is useful in setting the project's budget correctly. So इस चीज का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी प्रोजेक्ट की बजटिंग के साथ होता है. सो बी केयरफुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि हमें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को बना के क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जो अचीव कर सकते हैं हम. सो नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स आर एन एक्सीलेंट टूल फॉर फैसिलिटेटिंग सजेशंस अमंग दोज डिजाइन एंड एनालाइज देम. पहला पॉइंट, एनालाइज करने के लिए. देखिए जब पूरे सिस्टम का ओवरव्यू आपके सामने आ गया, आपको एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि एक्चुअली सिस्टम में क्या काम हो रहे हैं. जब आपने उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना सीख लिया, सो इट्स मीन दैट कि जब आपको सिस्टम की समझ आ गई है तो अब आप सजेशन भी दे सकते हैं. आप फैसिलिटीज को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें ये चीज मिस है, ये चीज ऐसे इनहेंस की जा सकती है.